Dear children, very welcome in the new video of NEET 2024 Class 12 Physics. So see the question. 2-point charges A and B having charges plus Q and minus Q. दो charges हैं. यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस Q है और दूसरा वाला माइनस Q. Right? Respectively are placed at certain distance apart. इन दोनों के बीच में कुछ distance है. मान लेते हैं distance D है. And force acting between them is F. इन दोनों के बीच में force कितना है? F है. तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना? F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q इंटू Q अपॉन D स्क्वायर. इसका मतलब F का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर हुआ. ठीक है, ये तो इनिशियल केस है. उसके बाद क्या कहा? इफ़ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, कह रहा है कि इसका 25% चार्ज हम इसको ट्रांसफ़र कर दें. 25% मतलब कितना होता है? 25% मीन्स 25/100 कैंसिल करें 1/4. इसका मतलब जितना इसके पास चार्ज है उसका 1/4 इसको दे दें. इसका मतलब कितना दे देंगे? तो यहाँ पे आइए, ये है इसके पास चार्ज कितना? Q. इसका 1/4 हमें दे देना है मीन्स 1/4 Q. ये चार्ज इसको हम दे देंगे तो इसके पास बचेगा कितना? इसके पास बचेगा Q माइनस 1/4 Q. इसका मतलब इसके पास बचेगा, ऐसे ले लीजिए 4 इंटू Q, 4Q माइनस Q, ये हो जाएगा 3/4 Q. ये इसके पास होगा. अब देखिए 1/4 Q इसको दे दिए, इसके पास चार्ज कितना है? माइनस Q. इसके पास चार्ज कितना है? माइनस Q. और हमने चार्ज कितना दिया? 1/4 Q. ये प्लस है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 1/4 Q इसको हमने दे दिया 1/4 Q. एलसीएम ले लीजिए 4 इंटू माइनस Q माइनस 4Q प्लस Q, ये हो जाएगा कितना? माइनस 3/4 Q. और जब फोर्स फाइंड करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, साइन की जरूरत नहीं है. इसमें फोर्स कितना हो जाएगा उसको एफ डैश से डिनोट करते हैं, एफ डैश. और फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. इसका चार्ज कितना है? 3/4 Q. इस वाले का चार्ज कितना है? माइनस 3/4 Q. जब फोर्स फाइंड करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे और साइन की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज आल्सो 3/4 Q. डिस्टेंस इज सेम एज इनिशियल केस, सो D स्क्वायर हो जाएगा. सो एफ डैश का वैल्यू कितना हो गया? दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3 3 is 9, 9/16 Q इंटू Q, Q स्क्वायर और नीचे भी क्या है? D स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे कर लें, एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर. ये वैल्यू क्या है? इनिशियल वाला है. इसका मतलब ये हो गया 9/16 F. तो देखिए 9/16 F किस कौन सा है? ये वाला. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. Now see this question. For n cells connected in parallel, अगर n सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस. तो ये चार ऑप्शन है, इसमें देखते हैं कौन सा सही हो सकता है. एज्यूम करिए कि अगर दो सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, when two cells are connected in parallel, तो मान लीजिए ये दो सेल इसका हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. इसका सपोज करिए पोटेंशियल 3 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 1 ओम. इसका भी 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 ओम. इसका इक्विवेलेंट हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करते हैं. ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये फार्मूला होता है ना. तो इसका पोटेंशियल 3 है, रेजिस्टेंस 1 और ये 3 इंटू 1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इसका 1, इसका 1, तो 1 प्लस 1, ये 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया 6/2. कैंसिल करिए 3 वोल्ट. तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ही रहा जितना पहले था. तो पोटेंशियल तो सेम है. मगर रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये दोनों का पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालें, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये होता है फार्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो इसका क्या है? 1, इसका वाला 1, 1 प्लस 1, राइट. ये R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंसेज 1 1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं. ये हो गया 1/1 प्लस 1 क्या हो गया? 2. इसका मतलब 0.5. रेजिस्टेंस कितना था? 1 ओम. एक सेल था, उसी के पैरेलल में हमने दूसरा से लगा दिया और इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 ओम है. तो फिर सर्किट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, घट जाएगा. फॉर एन सेल कनेक्टेड इन पैरेलल वोल्टेज इंक्रीजेज. ये वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज या करंट इंक्रीज डिक्रीज किसकी बात हो रही है? सर्किट में, किसी भी सर्किट में ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो जाएगा. तो फिर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो फिर क्या होगा? करंट इंक्रीज हो जाएगा. तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा. Now children, see the next question. A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, राइट, और इसका रेडियस गिवन है r, इसका रेडियस क्या है r। तो फिर क्या करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर बोथ r लेस देन r एंड r मोर देन r। ये r का वैल्यू जब r से लेस मतलब इस इनसाइड, इसका मतलब जब सेंटर से हम ये सर्कमफ्रेंस की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा? नहीं होगा। ये हॉलो स्फीयर के अंदर यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू ज़ीरो होता है, राइट। तो इसमें ज़ीरो देखिए दो ही ऑप्शन है, एक ये है एक ये है। तो इस वजह से ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, इनको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आते हैं ज़ीरो, ज़ीरो एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन r। r लेस देन r का मतलब ये जो इसका रेडियस है उससे कम है, उससे कम हो। जब ये r का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो ही रहेगा। फिर उसके बाद डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r मोर देन r। रेडियस से जब आगे हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर यही है। क्यों? क्योंकि आपने गॉस वाला फार्मूला पढ़ा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने फाइंड किया था 1/4πε0 Q/r²। ये r की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। और इनसाइड की बात करें तो हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि चार्ज सरफेस पे रिसाइड करते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। और जब ये इस सर्कमफ्रेंस से बाहर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और r ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r मोर देन r। मोर देन r मतलब ये r का वैल्यू इससे ज़्यादा जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। Now see the next question. The resistivity of alloy magnet is nearly independent of temperature, increases rapidly with increase in temperature, decreases with increase in temperature, increases rapidly with decrease in temperature। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो बोर्ड में पूछता है उसमें पूछता है रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर, राइट। तो कंडक्टर की बात करें, ये सब सारे क्वेश्चन का आंसर आप इससे दीजिएगा, रो इज इक्वल टू m/n² टाउ। रो इज इक्वल टू m/n² टाउ, रो इज इक्वल टू m/n² टाउ। ये फार्मूला इन सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इन केस ऑफ कंडक्टर, तो ये क्या होगा, टाउ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिशन क्या हो जाएंगे, जब हीट इंक्रीज़ होगा काइनेटिक बढ़ जाएगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो दो कोलिशन के बीच का टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, मतलब और जल्दी वो टकराने लगेंगे। तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, टाउ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो रो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वाले में टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम होगी तो रो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये रो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये याद रखें। सेमीकंडक्टर वाले केस में अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें बॉन्ड टूटते हैं और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये बढ़ता है। तो इस वजह से रो की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि एलॉय वाला केस है, इसको याद रखना है। एलॉय वाले केस में क्या होगा कि रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेजिस्टिविटी पे वो लगभग न के बराबर है। तो इस वजह से इसका आंसर आप देखें नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा।